हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं 2020 ईयर का साइंस का सेट 4 और 5 के क्वेश्चंस। तो सेट 1 to 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है सेट 4 और 5 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए बच्चों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन फ्रॉम सेट 4। सो द क्वेश्चन इज आंसर द क्वेश्चन नंबर्स 4A to 4D on the basis of your understanding on the following paragraph and the related studied concepts. So India today is facing the problem of overuse of resources, contamination of water and soil, and the lack of methods of processing the waste. The time has come for the world to say goodbye to the single-use plastics. Steps have been taken to develop environment friendly substitutes, effective plastic waste collection and methods of its disposal. So Indore treated 15 lakh metric ton of waste in just 3 years through biomining and bioremediation techniques. Bioremediation involves introducing microbes in a landfill to naturally break it down, and biomining involves using Tormal machine to sift through the waste to separate the soil and the waste component. The city managed to chip away 15 lakh metric ton of waste at the cost of around less than 10 crore. So a similar experiment was carried out in Ahmedabad also. ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। So state 2 methods of effective plastic waste collection in your school. तो आप कोई 2 तरीके बताओ जिससे जो आपके स्कूल में जो वेस्ट कलेक्शन है उसको आप इफेक्टिवली यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो इफेक्टिवली कैसे कलेक्ट करेंगे? जितना भी वेस्ट है, ठीक है, उसमें से प्लास्टिक वेस्ट, जैसे प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, है ना, तो आप उन कंटेनर्स को रिसाइकल कर सकते हो। यू कैन मेक देम पॉट्स, ठीक है, आप उनको प्लांटर्स बना सकते हो। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी जगह है हमारे स्कूल में जो जिसे हम मतलब एक बना सकते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम डेकोरेट कर सकते हैं अपने कॉर्नर को, ठीक है, विद द वेस्ट दैट वी कलेक्ट फ्रॉम आवर स्कूल। ठीक है, तो उस प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन से हम बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल को डेकोरेट कर सकते हैं। एक ऐसा एरिया बना सकते हैं जिसको हम कोई अच्छा सा कैची सी लाइन दे सकते हैं कि बेस्ट फ्रॉम वेस्ट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, दूसरा है नेम एनी 2 यूजेस ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इन द डेली लाइफ। तो 2 यूजेस बताने हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक आप कहाँ पर यूज़ करते हो? तो देखो, चॉकलेट्स, कैंडीज, बिस्किट सब खाते हैं। तो ये जो एक बार बिस्किट का पैकेट खुल गया, चॉकलेट खुल गई, उसके बाद रैपर का कोई काम नहीं है, क्योंकि चॉकलेट बिस्किट तो बचेंगे नहीं, है ना। दूसरा हम क्या करते हैं, दूध का पैकेट आता है, ठीक है, तो दूध का पैकेट एक बार आपने पैकेट निकाल दिया तो अब वो जो पैकेट है अब वो गया कहाँ पर? वेस्ट में, है ना। तो ये भी एक सिंगल यूज प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट इज इफ वी डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ प्लास्टिक, हाउ कैन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली सब्सटीट्यूट बी प्रोवाइडेड। तो अगर हमारे पास प्लास्टिक है, हमने उसका यूज डिसकंटिन्यू कर दिया, तो हम एनवायरमेंट फ्रेंडली सब्सटीट्यूट कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो देखो, एनवायरमेंट फ्रेंडली सब्सटीट्यूट्स बहुत सारे हैं। हमने प्लास्टिक को डिसकंटिन्यू कर दिया तो इससे हमारी सॉइल, हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट होने से बच जाएगा, और इसके बदले एनवायरमेंट फ्रेंडली सब्सटीट्यूट बहुत सारे हैं। आप क्लॉथ बैग्स का यूज़ कर सकते हैं, आप जूट बैग्स का यूज़ कर सकते हैं, या पैकिंग के लिए भी हम इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक्स वी कैन यूज़ पेपर की कवरिंग, पेपर की प्लास्टिक। ठीक है, इवन फॉर गिफ्टिंग पर्पस जो हम पेपर यूज़ करते हैं, इवन उसको यूज़ करने से अच्छा है कि हम न्यूज़पेपर से उसको रैप कर दें। ठीक है, देखने में बुरा लगेगा लेकिन धीरे धीरे इट विल बी अ ट्रेंड, एंड दैट ट्रेंड विल बी अ हेल्दी ट्रेंड दैट विल बी हेल्दी फॉर अस। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ डू यू थिंक माइक्रोब्स विल वर्क सिमिलरली इन द लैंडफिल साइट एज दे वर्क इन द लेबोरेटरी? जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। तो क्या आपको लगता है कि हमारी एक लैंडफिल है, हमें पता है कि वहाँ पर जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो माइक्रोब्स ही आके डिग्रेड करने वाले हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि वो जो लेबोरेटरी है ना,
वही सेम माइक्रोब्स लेबोरेटरी में भी सेम काम करेंगे? तो ऑफ कोर्स करेंगे। अगर हम उनको एग्जैक्टली सूटेबल कंडीशंस देंगे तो माइक्रोब्स लेबोरेटरी में भी सेम ही काम करेंगे, ठीक है। तो हमें उनको इफेक्टिव, उनको ऑप्टिमम कंडीशंस देनी होंगी, उनको जैसा टेम्परेचर, जैसा वाटर, ह्यूमिडिटी जो भी चाहिए हमें वो सब कुछ उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 5. So question number 5 says which one of the following statement is correct about human circulatory system? तो human circulatory system से इनमें से कौन सी statement जो है वो सही है? तो statements देख लेते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट ओनली ऑक्सीजन नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं करता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऐसा नहीं है, ब्लड ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी करता है। सो दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बी स्टेटमेंट इज ह्यूमन हार्ट हैज़ 5 चेम्बर्स। तो ऐसा तो हमें पता है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये ह्यूमन हार्ट है, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। तो ये भी हो गया गलत। हमारे पास है सिर्फ 4 चेम्बर्स। नेक्स्ट इज वॉल्व इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स। सो दैट इज ट्रू। जहाँ पर भी हमारे हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट हैं उनका सिर्फ एक ही काम है और वो ये है कि वो ब्लड को पीछे की तरफ नहीं जाने देते, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड जो है वो फ्लो करता है, राइट। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बोथ ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड गेट मिक्सड इन द हार्ट। नहीं, हमारे हार्ट में है 4 चेम्बर्स। लेफ्ट साइड पे रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड पे रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कहीं पर भी ऑक्सीजन की मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है, सॉरी, ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड की मिक्सिंग हमारे हार्ट में कहीं भी नहीं होती है। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी। क्वेश्चन नंबर 6। सो द क्वेश्चन सेज एनाएरोबिक प्रोसेस। तो एक एनाएरोबिक प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो ईस्ट में होती है जब फर्मेंटेशन करता है ईस्ट। तो क्या ये सही है? तो यस, ये बात बिल्कुल सही है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एनाएरोबिक प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो नहीं, एनएरोबिक मतलब जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, नहीं चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सी स्टेटमेंट सेज प्रोड्यूसेस ओनली एनर्जी इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। सिर्फ हमारी मसल्स में ही एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और वहां पर एनर्जी बनाता है सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक प्रोसेस। सो दिस इज इनकरेक्ट। देन डी सेज प्रोड्यूसेस इथेनॉल, ऑक्सीजन एंड एनर्जी। तो ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन तो नहीं बनाता है और थोड़ी बहुत ही एनर्जी बनती है, राइट। सो दिस इज अगेन एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट सेज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन। तो ह्यूमन की बॉडी में जो मोस्ट ऑफ डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर होती है? तो हमें पता है कि खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है हमारे माउथ से। माउथ में हो जाती है स्टार्च की डाइजेशन शुरू, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती है। फिर उसके बाद जो खाना है वो पहुंचता है स्टमक में और स्टमक में शुरू होती है प्रोटीन्स की डाइजेशन और यहाँ पर स्टार्च जो है उसकी डाइजेशन नहीं होती है। तो फाइनली खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पर हर तरह का एंजाइम प्रेजेंट है और वहाँ पर होती है डाइजेशन कंप्लीट और साथ ही साथ विलाय प्रेजेंट है जहाँ पर सारा का सारा खाना हो जाता है एब्जॉर्ब। मतलब मोस्टली जो हमारे फूड से एब्जॉर्प्शन है वो हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सो दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 7। सो द क्वेश्चन सेज फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। तो फर्टिलाइजेशन कौन सा प्रोसेस है? ए ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक ट्रांसफर करना, क्या ये काम है? नहीं, ये तो एक तरह से पॉलिनेशन है ना। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम एंथर ऑफ द प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, राइट। सो दिस इज इनकरेक्ट।
नाउ द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, तो ये सही लग रहा है, यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट का जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज कर रहा है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, एडहेजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सो नो दैट इज नॉट फर्टिलाइजेशन, राइट, ये भी इनकरेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, तो वो गैमीटोजेनेसिस होता है, राइट, वो फर्टिलाइजेशन नहीं है। सो दिस इज अगेन इनकरेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, सो द क्वेश्चन सेज फूड वेब इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, तो फूड वेब किस चीज से बना होता है, मतलब फूड वेब होता क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप है, तो नहीं, यहाँ पर है बड़े सारे ऑर्गेनिज्म, सो दिस इज इनकरेक्ट। देन रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन्स इन द इकोसिस्टम, सो दैट इज ट्रू, बहुत सारी फूड चेन्स जो हमारे इकोसिस्टम में हैं, जब ये आपस में इंटरलिंक्ड रहती हैं, इसे हम बोलते हैं food web, right? Now the relationship between animals and the environment, so again this is incorrect statement, so the correct statement is C. Question number 12, so the question says choose the incorrect statement from the following, तो इनमें से incorrect statement choose करो। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ओजोन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है, सो दैट इज ट्रू। तो कैसे बनता है, ऑक्सीजन प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन मेक्स O3, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें निकालनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो उस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है। देन ओजोन शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, तो ये भी सही है। ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है और वो अल्ट्रा वायलेट रेज, जो सन से हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, उनको हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने से रोकता है, और इससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ जो है, उसको बचाता है। सो एज पर द क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। C is ओजोन इज डेडली पॉइजनस, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। ओजोन जो है वो पॉइजनस है बहुत ज़्यादा, इससे स्किन कैंसर, कैटरैक्ट जैसी बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं ह्यूमंस में, सो दिस इज अगेन इनकरेक्ट, ठीक है। देन ओजोन गेट्स डीकम्पोज्ड बाय अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, तो जो ओजोन है उनको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस डीकम्पोज करती हैं, तो ऐसा नहीं है। सो दिस एज पर द क्वेश्चन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 14. So the question is assertion reason. Assertion says the sex of a child in human beings will be determined by the type of the chromosome he or she inherits from the father. तो जो एक child है, एक जो बच्चा है, उसका जो sex है ना, वो कौन डिटर्मिन करता है कि उस बच्चे में फादर से कौन सा क्रोमोसोम आया है, क्या वो एक्स क्रोमोसोम आया है या वाई क्रोमोसोम आया है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, तो हमें पता है कि असर्शन सही है। रीजन देख लेते हैं। द चाइल्ड हु इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर वुड बी अ गर्ल, ठीक है, एंड वाइल अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स वाई क्रोमोसोम फ्रॉम फादर वुड बी अ बॉय, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू, सो दैट विल बी एक्स वाई एंड एक्स एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी है हमारी सही। तो बेसिकली ये जो रीज़न है ये असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इस हिसाब से हमारी दोनों स्टेटमेंट सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो दैट वेज ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 18. So the question says a cheetah on seeing a prey moves towards him at a very high speed. What causes the movement of his muscles? How does the chemistry of cellular components of muscles change during this event? तो क्या होता है, जैसे ही चीता को प्रे दिखता है वो क्या करता है, वो भागने लगता है। तो हमें बताना है कि what causes the movement of his muscles and how does the chemistry of the cellular components of muscles change during this event. तो मसल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही चीता को दिखाई देता है अपना प्रे, तो उसमें जनरेट होती है एक नर्व इम्पल्स, आंखें देखती हैं, सिग्नल ब्रेन तक जाता है, ब्रेन से उसके लिम्स में सिग्नल आता है कि भागो, ठीक है। सो विच रीचेस द मसल्स,
ठीक है, कौन सी, लिम्स की मसल। सो मसल फाइबर्स हेंस मूव्स बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द सेल। तो अब यहाँ पर मसल फाइबर्स जो हैं वो अपनी सेल की शेप चेंज करते हैं और इसी से चीता जो है वो मूवमेंट में आता है। सो मसल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स विच चेंज द शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ द सेल इन रिस्पॉन्स टू द नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो इन रिस्पॉन्स टू द नर्वस और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो उसकी बॉडी में आई है, उस रिस्पॉन्स से ये जो प्रोटीन्स हैं ये उसके मसल की शेप को और अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। सो दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट आंसर। सो दिस विल गिव यू 3 मार्क्स। ये पूरा लिखने के आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। तो बेसिकली 1.5 इसके मिलेंगे और 1.5 इसके मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो डिफाइन जियोट्रॉपिज्म। Question number 19, define geotropism. Draw a labeled diagram of a plant showing geotropic movements to its parts. ठीक है, तो geotropism क्या है? So geo stands for gravity, ठीक है। तो movement in response to gravity, तो हमें पता है roots are positively geotropic और वो नीचे की तरफ grow करते हैं क्योंकि वो gravity की तरफ attract होते हैं, and shoots are negatively geotropic, तो वो ऊपर की तरफ मतलब soil से दूर, earth से दूर ग्रो करते हैं, राइट। सो द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट्स डाउनवर्ड्स एंड शूट्स अपवर्ड्स अंडर द ग्रेविटी इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो लेबल करते हैं इसके पार्ट्स। तो हम एक बनाएंगे पॉट, राइट, उसमें बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उसमें बनाएंगे रूट्स जो सॉइल की तरफ को ग्रो कर रही हैं, सो दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और एक बनाएंगे शूट, और शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, सो दैट विल शो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये लिखने के आपको मिलेंगे 1 मार्क और ये लिखने के आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। सो टोटल हो गया 3 मार्क्स। Question number 27 from set 4. So the question is, why is nutrition necessary for human body? तो humans की body के लिए nutrition की क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है? तो न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, राइट। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमें उससे मिलती है खूब सारी एनर्जी जो कि हमारे डेली एक्टिविटीज़ को करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरा ये इसकी ज़रूरत होती है फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फंक्शंस, राइट। बी क्वेश्चन सेज व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, उसके अंदर जो मूवमेंट होती है, सो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स टिल एनस, राइट। तो ये जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल है इसमें जो मूवमेंट है वो कैसे होती है? सो देयर इज अ पेरिस्टालिसिस। तो पेरिस्टालिसिस कॉजेज द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। तो पेरिस्टालिसिस से कंट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है मसल्स की, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, राइट। सो दिस मूवमेंट इज इनवॉलंटरी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने खाना खाया, खाना चबाया, ठीक है, खाना चबाना हमारे कंट्रोल में। उसके बाद जब एक बार हमने उसको स्वॉलो कर लिया, अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट है, दैट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इसी से खाना जो है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल को खुद ब खुद ट्रांसफर होता है। हमें उसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें वॉलंटरीली हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। क्लियर? It is necessary for the movement of food from mouth and bowl through the anus, right? So I hope this is clear. Question number 27. So the question says, C part says, why is small intestine in herbivore longer than in carnivore? तो small intestine herbivores में क्यों लंबी होती है as compared to carnivores? तो herbivores क्या खाते हैं? herbivores खाते हैं plants. plants में होता है cellulose, जिसकी digestion थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, एक लंबा प्रोसेस होता है डाइजेशन का। इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हर्बीवोर्स की वो ज़्यादा लंबी होती है एज कम्पेयर टू द कार्निवोर्स। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर इन हर्बीवोर बिकॉज हर्बीवोर्स ईट ओनली ग्रास विच इज रिच इन सेल्यूलोज एंड द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज टेक्स अ लॉन्ग टाइम। Clear? In case of carnivores, it needs less time for digestion as it takes only flesh of herbivores. ठीक है, तो वो सिर्फ फ्लैश खाते हैं herbivores का, तो उनको उस फ्लैश को डाइजेस्ट करने में कम ही टाइम लगता है। Now, D part. What will happen if mucus is not secreted by gastric glands?
तो क्या होगा अगर म्यूकस नहीं सिक्रीट होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से? तो क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं ये स्टमक में सिक्रीट करते हैं म्यूकस, राइट। तो म्यूकस के साथ साथ ये पेप्सिनोजन भी सिक्रीट करते हैं, HCl भी सिक्रीट करते हैं। तो ये जो HCl होता है इट इज़ हाईली एसिडिक, तो ये हमारी जो स्टमक की वॉल है ना उसको डिग्रेड कर सकता है। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस एक्चुअली प्रोटेक्ट्स आवर स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड्स and enzymes. So if mucus is not secreted by gastric gland, then hydrochloric acid will damage the inner lining of stomach which might lead to ulcer, जिसकी वजह से अल्सर्स हो सकते हैं। क्लियर? तो ये जो पूरा क्वेश्चन था ना ये था 5 मार्क्स का। तो इस क्वेश्चन में मतलब हर एक का आप टू द पॉइंट आंसर लिखो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो फर्स्ट था, सो ए पार्ट विल कैरी 1 मार्क, ठीक है। बी जो है इट विल ऑल्सो कैरी 1 मार्क। नाउ सी एंड डी अकॉर्डिंग टू मी विल कैरी 1.5 1.5, सो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो बेसिकली हो सकता है किसी में 0.5 आगे पीछे हो, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम आंसर्स को टू द पॉइंट लिखेंगे, मतलब जितना पूछा है उतना पूरा का पूरा हम लिख के आएंगे, ये है हमारा टारगेट। सो क्वेश्चन नंबर 28, सो क्वेश्चन सेज ड्रॉ अ नीट डायग्राम शोइंग फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर एंड लेबल पॉलन ट्यूब, मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल ऑन इट। तो ये सबसे पहले तो हमने बना लिया अपना नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन शो करेगा कैसे, यहाँ पर आया एक पॉलन ग्रेन, ठीक है। सो दिस शोज पॉलन ट्यूब, सो दिस इज पॉलन ट्यूब, दिस इज व्हाट, दिस इज मेल जर्म सेल, राइट। तो बेसिकली ये होते हैं 2। उसके बाद आता है फीमेल जर्म सेल, तो यहाँ पर ये जो है सो दिस इज फीमेल जर्म सेल। क्लियर? तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब ये जो जर्म सेल है ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आके एक मेल जर्म सेल जो है वो फ्यूज कर जाएगा फीमेल जर्म सेल के साथ और वो जाइगोट बनाएगा, और दूसरा वो फ्यूज कर जाएगा विद दीज 2 पोलर न्यूक्लियाई और वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। क्लियर? तो आई होप समझ आया होगा आपको। Now B part, explain the process of fertilization in a flower. What happens to the ovary and the ovule after fertilization? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन ओवरी और ओव्यूल से क्या बनता है ये बताना है, और उससे पहले हमें एक्सप्लेन करना है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, पहले तो होती है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन में 2 जर्म सेल है वो ट्रैवल करते हैं कहाँ पर, इनटू टुवर्ड्स द ओवरी थ्रू द पॉलन ट्यूब। फिर जो स्पर्म है, जो एक स्पर्म सेल है वो फ्यूज कर जाता है एग के साथ इनसाइड द ओवरी, ठीक है। एग इनसाइड अ ओवरी नॉट ओव्यूल, ठीक है। तो इससे हो जाती है फर्टिलाइजेशन। क्लियर? और जो दूसरा हमारा जर्म सेल है, ठीक है, जो सेकेंड स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म सेल है, वो फ्यूज कर जाता है विद 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल, ठीक है, वो बना देता है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, राइट। तो ये हो जाता है हमारा फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर। उसके बाद हमें पूछा है कि ओवरी को क्या होता है और ओव्यूल को क्या होता है। तो ओवरी जो होती है ना, इट इज सराउंडिंग ओव्यूल्स, ठीक है, ओवरी सराउंड करती है ओव्यूल्स को और ये डेवलप हो जाती है इनटू द फ्रूट, और ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं इनटू द सीड। क्लियर? तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। और पार्ट में है व्हाट इज प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी क्या है? सो प्यूबर्टी हमारी लाइफ का वो टाइम है जब बॉयज एंड गर्ल्स दे अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी। क्लियर? Then describe in brief the functions of the following parts in the human female reproductive system. तो ये जो parts हैं हमें इनका function बताना है human male reproductive system में। तो टेस्टिस का क्या फंक्शन है? टेस्टिस का फंक्शन है स्पर्म को प्रोड्यूस करना और उनको टेम्परेरीली स्टोर करना। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल का फंक्शन है कि एक फ्लूइड ऐड कर देना इनटू द स्पर्म्स ताकि
जो ट्रांसपोर्टेशन है स्पर्म का वो ईजियर हो जाए, और साथ ही साथ दे ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स। थर्ड है वैस डिफरेंसर। वैस डिफरेंसर क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है मेच्योर स्पर्म को टू द यूरेथ्रा फॉर इजैक्यूलेशन। क्लियर? यूरेथ्रा का क्या काम है? यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन एंड सीमन। क्लियर? तो आई होप ये फंक्शंस आपको रिकॉल हो गए होंगे। चलिए देखते हैं सी पार्ट। C part. So C part says why are testes located outside the abdominal cavity? तो testes जो है वो abdominal cavity के बाहर क्यों होती हैं? क्योंकि टेस्टीज में प्रोडक्शन होती है स्पर्म्स की, और स्पर्म के लिए नॉर्मल बॉडी से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसीलिए टेस्टीज जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती हैं। तो सिंथेसिस ऑफ स्पर्म रिक्वायर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर than the normal body temperature, right? Now the D part says state how sperms move towards the female germ cell. तो कैसे जो स्पर्म्स है वो फीमेल जर्म सेल की तरफ जाते हैं इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो अगर आपको याद हो तो जो स्पर्म का स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा था, हेड था, नेक थी और टेल थी। तो टेल का क्या काम है? टेल हेल्प करती है स्विमिंग में, इनको किसको? स्पर्म्स को। सो स्पर्म हैज टेल विच हेल्प देम इन स्विमिंग थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और उसके साथ साथ यूट्राइन सक्शन और जो फेलोपियन ट्यूब की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट होती है, दैट ऑल्सो हेल्प स्पर्म इन मूवमेंट। सो दिस इज हाउ द मेल जर्म सेल रीचेज द फीमेल जर्म सेल। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन था हमारा 5 मार्क्स का। तो अगर हम सोचें तो जो फर्स्ट था दैट वाज व्हाट इज प्यूबर्टी। ठीक है, तो व्हाट इज प्यूबर्टी लिखने के आपको मिलेंगे 0.5 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिए गए थे। ठीक है, तो उनमें उन पार्ट्स को, हर एक पार्ट को लिखने का आपका 0.5 मिलेगा, तो मतलब 2 मार्क्स का वो हो गया। तो 2.5 तो यहीं ख़त्म हो गए। अब बचते हैं बचे हुए 2.5। तो ये जो क्वेश्चंस हैं दीज विल कैरी 2.5। अब हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन हो जो 1 मार्क का हो, ठीक है, और एक हो वो 1.5 का हो। तो ऐसे भी हो सकता है 1.25, 1.25 भी आपको दिए जा सकते हैं मार्क्स। तो बेसिकली हमारा क्या पॉइंट है? हमारा पॉइंट है कि हमने अच्छे से टू द पॉइंट जो पूछा है वो हमने लिख के आना है, दैट्स इट। क्लियर? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम सेट 5. So the question is, question numbers 4A to 4D are based on the table and the related information in the passage given below. Thyroid stimulating hormone, that is TSH, stimulates thyroid gland to produce thyroxine. Study the table below. तो ये हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में नॉर्मल, लो और हाई वैल्यूज दी गई हैं TSH की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, It is important to monitor TSH levels during pregnancy. High TSH levels and hypothyroidism can especially affect the chances of miscarriage. Therefore, the proper medication in consultation with the doctor is required to regulate the proper functioning of the thyroid gland. तो हमसे क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ TSH। तो हमें इसी पैराग्राफ से आंसर मिला, व्हाट इज इट? इट इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, उसके बाद है स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ TSH। ठीक है, तो मेन फंक्शन हमें बताना है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। तो क्या है मेन फंक्शन? इसका मेन फंक्शन है स्टिमुलेट करना थायराइड ग्लैंड को टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन। तो ये भी हमें अपने पैराग्राफ से ही आंसर मिल गया। Then why do TSH levels in pregnant women need to be monitored? तो ये देखो, अगर हम मॉनिटर नहीं करते हैं TSH लेवल का तो प्रेगनेंसी में स्पेशली अगर TSH के लेवल हाई हो जाएं या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो उससे देयर आर चांसेस ऑफ मिसकैरेज। तो बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट, न्यूरल डेवलपमेंट अफेक्ट होती है और साथ ही साथ देयर आर चांसेस ऑफ मिसकैरेज। क्लियर? Then D part says the pregnant woman has TSH level 8.95 milli-unit per liter. What care is needed for her? तो अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका जो थायराइड लेवल है वो इतना है, मतलब 8.95 है, तो हम उस सिचुएशन को बोलेंगे हाइपो
हाइपोथायरॉयडिज्म, क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। और यहाँ पर क्या होगा, इस केस में उस फीमेल का जो फीटस है उसके मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, इसीलिए देयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो द क्वेश्चन सेज switching off unnecessary lights or fans and repairing the leaking taps correctly defines which of the term of 5 hours। तो इनमें से कौन सा जो टर्म है 5 hours का वो बताता है कि ये unnecessary हम लाइट्स और फैंस को ऑफ रखें, रिपेयर कर दें, मतलब पानी को भी वेस्ट ना होने दें, लाइट और फैन को भी वेस्ट ना होने दें। तो इनमें से कौन सा आर जो है वो हमें ये चीज़ें बताता है। रिसाइकल, तो हम यहाँ पर कहीं भी लाइट फैन की या वाटर की रिसाइकलिंग नहीं कर रहे हैं, सो दिस इज़ इनकरेक्ट। रीयूजिंग तो नहीं, हम रीयूजिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि एक चीज़ है जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं अब हम उसको फिर से यूज़ करेंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। रीपर्पज़ में भी नहीं ला रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली लाइट का, फैन का, इलेक्ट्रिसिटी का और वाटर का यूज़ जो है वो कम कर रहे हैं। क्लियर? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Question number 18 from set 5 says what is meant by trophic level in a food chain। तो एक फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल का क्या मतलब है? Construct a terrestrial food chain with 4 trophic levels. The energy flow of the food chain is always unidirectional. Why? ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल का क्या मतलब होता है फूड चेन में? तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? दीज आर बेसिकली द स्टेप्स इन द फूड चेन, ठीक है। So the various steps in the food chain at which the transfer of food, not food but transfer of energy takes place. So this is called as trophic level. So each step in the food chain represents an organism from a trophic level. तो हर एक जो स्टेप है वो हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर लेवल पर हमारी फूड चेन में कौन सा ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? तो एक छोटी सी हमें फूड चेन बनानी है जिसमें हमें 4 ट्रॉफिक लेवल्स दिखाने हैं। तो फूड चेन हमेशा और हमेशा स्टार्ट होती है हमारे प्रोड्यूसर से, जो कि होते हैं प्लांट्स, ठीक है। सो से कोई एक प्लांट है, उसको खाया किसी इंसेक्ट ने। अब इंसेक्ट क्या हुआ, यहाँ पर हर्बीवोर हुआ क्योंकि वो प्लांट को खा रहा है। अब इंसेक्ट को खाने वाला आ गया फ्रॉग, तो फ्रॉग क्या हुआ, उसने एनिमल पे फीड किया, तो वो हो गया एक कार्निवोर। अब इस फ्रॉग को खाया एक बर्ड ने, तो ये भी हो गया कार्निवोर। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ, ठीक है। अब एनर्जी फ्लो इन द फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। वाई? क्यों एनर्जी फ्लो जो है ना वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, इसका रीजन क्या है? So the flow of energy is unidirectional. क्यों? The energy transferred from one trophic level to another cannot be transferred back to the lower level, ठीक है। तो एक बार जब प्लांट से इंसेक्ट को एनर्जी ट्रांसफर हो गई, इंसेक्ट से फ्रॉग को हो गई, फ्रॉग से बर्ड हो गई, अब ये वापस नहीं आ सकती, ठीक है। वापस क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि बर्ड को फ्रॉग खाएगा नहीं, इंसेक्ट फ्रॉग को नहीं खाएगा, प्लांट जो है वो इंसेक्ट को खाना शुरू नहीं कर देगा। तो इसलिए जो फ्लो है ना वो यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, वापस नहीं आएगा, मुड़ेगा नहीं, बैकवर्ड्स नहीं होगा। क्लियर? अब इसके और पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बेस्ड ऑन इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो हमें इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले है हमारे पास इकोसिस्टम। अब यहाँ पर देख लेते हैं इकोसिस्टम के हमारे पास टाइप्स पूछे हैं। तो एक तो होता है हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो लैंड वाला इकोसिस्टम होता है, और दूसरा इकोसिस्टम होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंपोनेंट्स पे आते हैं तो कंपोनेंट्स एक बायोटिक होता है और दूसरा कंपोनेंट है एबायोटिक। क्लियर? बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या होता है? बायोटिक मतलब लिविंग, तो इसमें होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और इवन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं एबायोटिक। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमें कौन कौन देखने को मिलेगा? तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे हमारे एयर, ठीक है, वाटर और सॉइल, जो कि हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हमसे यहाँ पर पूछी गई है डेफिनेशन कि भाई इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखती हूँ। सो इट इज बेसिकली एन इंटरैक्शन, ठीक है, इंटरैक्शन ऑफ एबायोटिक
एंड बायोटिक, मतलब बायोटिक और एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में है, या फिर आप इनको कंपोनेंट्स लिख सकते हैं इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, सो इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इज इकोसिस्टम। ठीक है, इसी इकोसिस्टम में होता है एनर्जी का ट्रांसफर, न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग। क्लियर, सो दिस इज इकोसिस्टम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 सेज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टेट द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एल्वियोलाई का क्या फंक्शन है? तो एल्वियोलाई प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वियोलाई क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे गुब्बारे जैसे होते हैं, ठीक है, एक रुई की बॉल जैसी होती है जहां पर एक बहुत ही थिन लाइनिंग होती है, ठीक है, उसकी, और वहां पर एक्सचेंज होता है गैसेस का। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई के अंदर जाती है और इन टर्न वो ऑक्सीजन को ब्लड को दे देता है। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर दैन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, गिव रीजन। तो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है ना टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में, वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो एक्वेटिक में जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो ज़्यादा क्यों है? तो क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी बताओ? उनको मिलेगी वाटर से। ठीक है, तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है ना वाटर में, वो बहुत ही कम होती है, इसलिए उनको जल्दी 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 ब्रीद करना पड़ता है ताकि उन्हें खूब सारी ऑक्सीजन मिले। वहीं पर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को क्या है कि भरपूर ऑक्सीजन है एयर में, तो वो आराम से ब्रीद करते हैं। मतलब कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम ब्रीद कर रहे हैं एंड वी गेट ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी। क्लियर, सो दिस इज द रीजन वाई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में जो रेट है ब्रीदिंग का वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 का सी पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग पाथवे शोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जो साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, राइट। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। क्लियर। देन सबसे पहले इससे क्या बनेगा? जब ग्लूकोज ब्रेक हो जाएगा तो ये बनेगा पायरुवेट। ठीक है, तो मतलब पायरुवेट जो है वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और इसके साथ थोड़ी एनर्जी भी निकलेगी। तो अब क्योंकि ये 6 कार्बन था, यहाँ पर 3 कार्बन बना है, तो बेसिकली हमारे पास 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। वहीं पर अब ये जो पायरुवेट है ना, इसके अलग अलग फेट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और हमसे पूछा गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्रेजेंस, एब्सेंस और इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में इसका ब्रेकडाउन होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और खूब सारी एनर्जी हमें देता है। क्लियर, सो दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो क्वेश्चन है ये है 3 मार्क्स का, तो हर एक पार्ट को सॉल्व करने के आपको मिलेंगे 1 मार्क। ठीक है, सो टोटल कितने हो गए? 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 20, सो क्वेश्चन नंबर 20 सेज व्हाई इज F1 progeny always of tall plants when a tall pea plant crossed with short pea plant। तो ये पॉसिबल है होमोजाइगस कंडीशन में। तो मैंने ले लिया होमोजाइगस टॉल प्लांट और होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट, तो इससे हमारा जो गैमीट आएगा वो आएगा कैपिटल टी, इससे आएगा स्मॉल टी। तो जब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में मिलेंगे तो हमारे सभी के सभी F1 प्रोजेनी कैसे होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्योंकि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, तो इसका मतलब जो टॉलनेस है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है और जो स्मॉल टी है वो हमारा रिसेसिव ट्रेट बताता है, दैट इज शॉर्टनेस जो है प्लांट की, ड्वार्फनेस जो है, दैट इज अ रिसेसिव ट्रेट। तो जब एक डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है तो रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो टॉल देखने को मिलते हैं। B part says how is F2 progeny obtained by selfing of F1 different from F1 progeny? Give reason for your observation कि जो F2 प्रोजेनी आए हैं हमारे पास, जिनकी हमने सेल्फिंग ही की थी F1 की, तो वो F1 से कैसे डिफरेंट होते हैं? तो देखो ये था हमारा F1, तो बेसिकली अगर मैंने 2 F1 प्रोजेनी ले लिए, कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी, दोनों से मेरे पास क्या गैमीट्स आए? कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी। मैंने इसको पेनेट स्क्वायर में डाला तो दोनों प्रोजेनी को मैंने क्रॉस कराया, तो मुझे क्या मिला? मुझे मिलेंगे कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल टी,
कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन अब जब हमारे पास F2 प्रोजेनी आई है तो उसमें से 75% जो प्लांट्स हैं वो हमें टॉल देखने को मिल रहे हैं और जो 25% हैं वो हमें शॉर्ट देखने को मिल रहे हैं। बल्कि F1 में जो था ना वो 50-50% हमारी परसेंटेज थी, कॉन्सेंट्रेशन नहीं परसेंटेज थी, ठीक है। Now state a conclusion that can be drawn on the basis of this observation। तो इसके बेसिस पर आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे? तो कंक्लूजन हम ये ड्रॉ करेंगे कि जब भी एक डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है तो जो रिसेसिव ट्रेट है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अगर रिसेसिव ट्रेट वाले अलील्स एक साथ प्रेजेंट हैं तभी ये खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। क्लियर? तो जब भी हम होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस शॉर्ट को आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमेशा हमें होमोजाइगस टॉल ही मिलते हैं क्योंकि टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। अब जब हम सेल्फिंग करा देते हैं F1 प्रोजेनी की, जहां पर हैं तो सारे टॉल लेकिन जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो हमें 75% ऑफ द प्लांट्स देखने को मिलते हैं टॉल, ठीक है, और 25% शॉर्ट, जिसमें से टॉलनेस वाला जो एक ट्रेट है, मतलब जो होमोजाइगस टॉल है वो सिर्फ एक है और बाकी दो क्या है? बाकी दो हैं हमारे पास हेट्रोजाइगस टॉल और जो बचा एक वो है हमारे पास होमोजाइगस ड्वार्फ। क्लियर? तो हर एक को सॉल्व करने के आपको मिलेंगे 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 21 ए पार्ट, व्हाट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ह्यूमन स्पर्म। तो ह्यूमन स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? स्टेट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म्स का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो न्यूट्रिशन कौन देता है ह्यूमन स्पर्म को? सो सर्टोली सेल्स present in the seminiferous tubules of testes, they provide nutrition to the human sperm। और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है स्पर्म का? तो स्पर्म में या तो होंगे, मतलब एक तो होगा कि 22 ऑटोजोम्स तो सब होंगे और उसके साथ होगा एक एक्स क्रोमोसोम, या फिर स्पर्म में होंगे 22 ऑटोजोम्स प्लस 1 वाई क्रोमोसोम, ठीक है। नाउ मेंशन द क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट इन जाइगोट विच डिटर्मिन्स द सेक्स। तो हमें क्रोमोसोम पेयर बताना है जाइगोट में जो उस जाइगोट का सेक्स डिटर्मिन करता है। तो अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में आएगा एक एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर और दूसरा एक्स आएगा फ्रॉम फादर, ठीक है। वहीं पर मेल में एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड वाई फ्रॉम फादर, सो इट इज XX एंड इट इज XY। क्लियर? तो आई होप दिस मच इज क्लियर। तो बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं, है ना। तो 1 मार्क आपको इसका मिलेगा, 1 इसका और 0.5 इनके मिलेंगे, तो टोटल हो गए हमारे 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 27 सेट 5। सो द क्वेश्चन सेज गिव रीजंस। तो हमें कुछ रीजंस देने हैं। सबसे पहला है वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन आर्टरिया। तो वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती है ना वो ज़्यादा थिक होती हैं आर्टरीज के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स जो होती हैं ना दे हैव टू पंप ब्लड विद द हायर प्रेशर। जो वेंट्रिकल्स होती है उनसे ब्लड एकदम प्रेशर से निकलता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है, इसलिए वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो है ना वो थिकर चाहिए होती हैं। बी इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज स्लो इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम क्यों स्लो है? तो प्लांट्स जो होते हैं ना, एक तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वैसे ही कम हो जाती हैं, और सेकेंडली उनके पास ना बहुत सारे डेड सेल्स ही होते हैं। लिविंग सेल्स कम ही होते हैं लेकिन दे कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज नंबर ऑफ डेड सेल्स, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अगेन क्या हो जाती हैं? कम। सी पार्ट से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स डिफर फ्रॉम दैट इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। तो जो सर्कुलेशन होता है ना ब्लड का वो एक्वेटिक से और टेरेस्ट्रियल में अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एयर। वी इनहेल, ऑक्सीजन अंदर जाती है, राइट। तो बहुत सारी एनर्जी ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है और ब्लड के थ्रू हार्ट में जाती है, ब्लड के थ्रू ही आती है हार्ट में, और हार्ट से वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाती है। तो एक सर्कुलेशन में 2 बार ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में आता है, ठीक है। एक बार हमने इनहेल किया,
लंग्स में जितना भी ब्लड था जो डीऑक्सीजनेटेड था, तो एल्वियोलाई में वहाँ पर एक्सचेंज हुआ गैसेस का। अब वो ब्लड जो है वो हार्ट के लेफ्ट साइड में आया, लेफ्ट साइड से वो ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन दे आया और कार्बन डाइऑक्साइड ले आया। अब ये ब्लड आया राइट साइड में, राइट साइड से जो ब्लड है वो था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो अब वो वापस चला गया कहाँ पर, लंग्स में। तो यहाँ पर ब्लड जो है ना वो एक सर्कुलेशन में 2 बार हमारे हार्ट में आ रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर हम एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट। तो ब्लड जो है ना वो एक ही बार हार्ट से मूव होता है, एक सर्कुलेशन में 2 बार नहीं आता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलेशंस इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। Question number 27. So the question says during the daytime water and minerals travel faster through xylem as compared to the night. तो प्लांट्स में ना दिन में जो पानी और मिनरल है ना वो बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल करते हैं प्लांट्स में, रात में धीरे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दिन में क्या होती है, दिन में होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो स्टोमेटा पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, तो ये स्टोमेटा ही है जहाँ से ट्रांसपिरेशन भी होती है। तो ट्रांसपिरेशन जब होती है, जब पानी का लॉस होता है थ्रू दी स्टोमेटा, तो उससे ना एक ट्रांसपिरेशनल पुल जनरेट होती है जो कि पानी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से खींचती है। तो इससे रूट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती हैं और इसीलिए वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जो है प्लांट्स में वो ज़्यादा फास्टर होता है, ठीक है। सो स्टोमेटा ओपन टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, हेंस ट्रांसपिरेशनल पुल इज ग्रेटर ड्यूरिंग द डे। तो ट्रांसपिरेशन का जो पुल है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है कब, दिन के टाइम। क्लियर? नाउ द वेन्स हैव वॉल्व्स वेयर एज आर्टरीज डू नॉट। तो वेन्स के पास वॉल्व्स होते हैं और आर्टरीज के पास नहीं होते हैं, क्योंकि वॉल्व का काम क्या है, वॉल्व का काम है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना, ठीक है, इन द वेन। सो दिस इंश्योर्स दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन था हमारा 5 मार्क्स का और हर एक की एक्सप्लेनेशन आपको लिखने के मिलेंगे 1 मार्क। तो एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो पूछा है उसका आंसर नहीं दिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28. सो बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये डायग्राम दिया है, हमें आंसर देने हैं। लेबल पार्ट ए बी सी एंड डी। तो ए क्या है, तो ये देखो ए कहाँ पर है, तो ये ए क्या है, ए है बेसिकली एक यूरेटर, ठीक है, इट इज यूरेटर। बी क्या है, तो बी इज मार्क दिस इज व्हाट, दीज आर द सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। फिर पूछा है सी, तो सी कहाँ है, ये है सी। तो सी क्या हुआ, ये यहाँ से आ रहा है, ब्लैडर से भी कनेक्टेड है और यहाँ से भी कनेक्टेड है। सो व्हाट इज इट, इट इज यूरेथ्रा। क्लियर? और ये क्या है, ये लास्ट में ये वाली जो ट्यूब हमें दिखाई गई है, दिस इज वास डिफरेंसर, ठीक है, वास डिफरेंस। क्लियर? तो आई होप ए पार्ट क्लियर हुआ होगा। बी पार्ट देखते हैं। नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय टेस्टीज एंड मेंशन इट्स रोल। तो जो टेस्टीज हैं वो एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, और इसका क्या फंक्शन है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ testes. Clear? Then state the function of B and C. तो B that is seminal vesicle और urethra का function बताना है। तो basically urethra तो एक common passage है for urine and the semen to pass, right? और seminal vesicle का function है कि जब स्पर्म्स आते हैं थ्रू दिस वास डिफरेंसर तो उसमें कुछ सिक्रीशंस ऐड कर देना जिससे कि ट्रांसपोर्ट जो है स्पर्म्स का वो इजी हो जाए, और साथ के साथ ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देने का भी काम करती हैं थ्रू आउट देयर जर्नी। क्लियर? तो आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, से 0.5 0.5 0.5 मतलब 2 नंबर का तो ये पार्ट 1 ही हो गया है ना। 0.5 चारों के लिखने के मिलेंगे। इसमें भी 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, एक तो हार्मोन का नाम लिखने का और उसका फंक्शन लिखने का। अब बचा 1 मार्क हमारा, या ये 1.5 का भी हो सकता है और ये भी 1.5 का हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। हमारा काम है क्वेश्चन को टू द पॉइंट सॉल्व करना, दैट्स इट।
और पार्ट में क्वेश्चन आया था, नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एंड स्टेट वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच मोड। ठीक है, वन नहीं है बट इंपॉर्टेंट फीचर है। तो सबसे पहले प्लेनेरिया, प्लेनेरिया कैसे किस मोड से रिप्रोड्यूस करता है? सो दैट इज रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी बॉडी को हम अलग बहुत सारे हिस्सों में काट देते हैं और हर एक पार्ट जो है वो रीजनरेट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। देन हाइड्रा, हाइड्रा में होती है बडिंग। तो एक छोटा सा क्यूट सा जो बेबी है, बेबी बड है, वो यहाँ पर बॉडी के साइड पे आ जाता है और धीरे 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 पेरेंट की बॉडी से अटैच होके ही ग्रो करता रहता है और फाइनली डिटैच होके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना देता है। देन राइजोपस, तो राइजोपस से होती है स्पोर्स की फॉर्मेशन, मतलब कि बेसिकली राइजोपस रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो इनमें स्पोरेंजिया में होते हैं खूब सारे स्पोर्स। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये बर्स्ट करता है स्पोरेंजिया और खूब सारे स्पोर्स जो हैं वो फैल जाते हैं और जर्मिनेट हो जाते हैं। बी पार्ट, नाउ वी कैन डेवलप न्यू प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ब्रायोफाइलम कॉमेंट। तो हम जो ब्रायोफाइलम के लीव्स हैं उनसे नए प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। आपको इस बात पे कमेंट करना है। तो ब्रायोफाइलम के लीव्स जो है ना, अगर आपने देखा होगा कि उनके साइड पे छोटे 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 स्पेशल बड्स हमें दिखाई देते हैं उनके मार्जिन्स पर, ठीक है। जब ये मार्जिन से ये बड डिटैच होता है, ठीक है, फ्रॉम द लीव्स, वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वो ग्रो करता है टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। सी पार्ट सेज लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ओवर द अदर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के हमें 2 मोड्स बताने हैं, ठीक है, मतलब 2 एडवांटेजेस बतानी है ओवर बाकी जो मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के उन पर। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम उन प्लांट्स को भी उगा सकते हैं जो सीड्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तो हम वेजिटेटिव पार्ट्स का ही यूज़ कर रहे हैं। हम स्टेम से, रूट से, लीव से या फिर उनको कट करके, ग्राफ्ट करके हम क्या बना रहे हैं? एक न्यू प्लांट। सो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल प्रोपगेशन आर एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट्स एंड मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन प्लांट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल्सो वी कैन grow seedless plants, ठीक है, सीडलेस प्लांट्स भी हम ग्रो कर सकते हैं। सो दीज आर द सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ओवर अदर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, तो जितने भी क्वेश्चन पेपर्स अभी तक हमने सॉल्व किए हैं ना, आप देखना जो एडवांटेजेस है ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, दे आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं ज़रूर पूछी जाती हैं। तो इसकी 2, 3, 4 ना याद रख लो कि क्या होता है इसमें, भूलना मत बिल्कुल भी। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने सेट 4 और 5 के डिस्कस किए हैं वो आपको हुए होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम ईयर 2022 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।